आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन है। और आपको पता है कि फिजिक्स का सेंटर एग्जाम जो है वो आपका 30 अक्टूबर को, ठीक है, अलग अलग डेट में अलग अलग कॉलेज में होने जा रहा है। तो फटाफट से जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दे ताकि क्लास जो है वो यहाँ पे शुरू किए जा सके। ठीक है, चलिए सभी को राधे राधे और सभी को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज भी हम लोग टोटल, जैसा कि पता है कि सेंटर एग्जाम में भी 70 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और आपको 35 प्रश्नों के जवाब जो है वो वहां पे देने होंगे। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है यहाँ पे और आपको सही जवाब देने हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं जबरदस्त तरीके से सही आंसर, याद रखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव वी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। चलिए आंसर लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव वी के बीच कौन सा संबंध आपका सही होगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, फटाफट तरीके से आंसर लगाएंगे। चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहा है, जो भी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा, ठीक है। माइनस डीबी बाई डी आर, ए के साथ जितने बच्चे गए हैं आप सभी का आंसर सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नीचे देखिएगा आपको इंग्लिश लिखा हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं नीचे देख सकते हैं। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाली गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता क्या होगी। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले विद्युत चालक की, गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या होगी। नौ किलोमीटर त्रिज्या वाली गोली चालक की विद्युत धारिता। देखिए इसको निकालें कैसे, ठीक है। बहुत बच्चे बोल रहे सर कैसे निकालें। देखिए राइट आंसर जान लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको निकालें कैसे, ठीक है। निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब यहां से अब आपको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहां पे रखेंगे। 9 किलोमीटर त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितनी दी गई है, 9 किलोमीटर त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या की जगह क्या कितना लिखेंगे हम लोग, 1 मिनट रुकिए। त्रिज्या की जगह हम लोग लिखेंगे, त्रिज्या की जगह लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 3। और आपको पता है कि 4 पाई एक्सीलेंट नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो यहां पे हम लोग 1 बाई करके रखेंगे वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसे कट कर दोगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई 10 टू द पावर 6, ठीक है। इसको ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइक्रो फैराड, ठीक है। चलिए राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे, फटाफट शेयर कर दें जितने बच्चे हैं एक बार। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यहां पे क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता क्या होता है। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होगा। चलिए अब अगर क्या आंसर करेंगे, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए याद रखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखो एक एक क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया गया है G,
और वोल्टामीटर का प्रतिरोध V है, इसके बीच आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है कि आप दिया गया है क्या, ध्यान से देखिएगा। G जो है वो आपका गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है और V जो है वोल्टामीटर का प्रतिरोध है। तो आपसे रिलेशन पूछा है यहाँ पे। लाइव डेली हो रही है जैस्मीन, आप बहुत दिन पे लाइव आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सिर्फ कल क्लास नहीं हुआ था जन्माष्टमी की वजह से, नहीं तो क्लास डेली हो रही है। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। जितने बच्चे ए के साथ गए हैं आप सभी का आंसर सही है, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी एग्जाम में टाइम है, इसीलिए बच्चे भी एक्टिव तो नहीं है ना, बच्चे भी कहां पूरी क्लास कर रहे हैं। लाइव क्लास में बच्चे बहुत कम रहते हैं, क्लास खत्म होने के बाद देखते हैं 500-600 बच्चे देख लेते हैं, लेकिन लाइव क्लास करते नहीं तो फायदा कुछ नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है? जब तक आप पूरी क्लास नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा कौन होता है? क्या विभव मापी होता है, वोल्ट मीटर होता है, मीटर ब्रिज होता है या गैल्वेनोमीटर होता है? चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा क्या होता है? चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर ली जाए तो इसका व्यवहारिक ढांचा जो है वो मीटर ब्रिज होगा। राइट आंसर मीटर ब्रिज के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक तार का अगर विशिष्ट प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? क्या लंबाई उसकी है ना, किस पे निर्भर करता है? तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? लंबाई पे, डायमीटर पे, मास पे या पदार्थ की प्रकृति पे? क्वेश्चन नंबर 7 का ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो किस पे निर्भर करता है? चलिए राइट आंसर याद रखेंगे 7 नंबर का, फटाफट तरीके से आंसर करें आप लोग। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। चलिए अगला सवाल, किर्चहॉफ के बिंदु नियम। देखिए क्या पूछा है, किर्चहॉफ के बिंदु नियम में कौन भौतिक राशि जो है वो कंजर्व रहती है? विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व इन किर्चहॉफ पॉइंट रूल? किर्चहॉफ के बिंदु नियम में कौन सी भौतिक राशि जो है वो संरक्षित रहती है? ऊर्जा, आवेश, संवेग या द्रव्यमान? क्वेश्चन नंबर 8 में रगड़ के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए आपके पास 5 महीना है, तो अभी ये मत सोचना कि सर अभी तो 5 महीना है, बहुत टाइम है पढ़ने का। ठीक है, ये 5 महीना कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सितंबर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अक्टूबर में फेस्टिवल भरा हुआ है और उसके बाद अक्टूबर में वर्ल्ड कप भी है, तो आप लोग वर्ल्ड कप में भी बिजी होगे पता है, और उसके बाद बचेगा आपका नवंबर में छठ हो जाएगा। तो उस तरीके से आपके पास केवल देखते देखते महीना बीत जाएगा और फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्लास में डेली आइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आवेश जो है वो संरक्षित रहता है किर्चहॉफ के बिंदु नियम में। ठीक है, किर्चहॉफ के बिंदु नियम में आवेश संरक्षित रहता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज। क्वेश्चन नंबर 9, बोला जा रहा है कि धारावाही चालक के अंतर्गत मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। चलिए याद रखिएगा सही जवाब है राइट का ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा जा रहा है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ये पूछा जा रहा है। अब यहां से याद रखिएगा कि P बराबर होता है आपका VI। ठीक है, अब यहां पे ये भी याद रखना है कि V बराबर क्या होता है IR। अब यहां से आपको रिलेशन निकालना है P। ठीक है, V की जगह हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो सही जवाब है V स्क्वायर बाई R। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11,
चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए क्या सही होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए कौन सा चार्ज होता है? क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहां पे बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पूछा है आपसे? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा है। देखिए गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है, डेली क्लास में आइए, 1 महीने तक क्लास में कंटिन्यू रहिए, ऑटोमेटिक आपका सही होने लगेगा। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चलिए याद रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? अब इसमें अगर क्या आंसर लगाइएगा, वैसा प्रतिरोध परिपथ जिसमें सिर्फ प्रतिरोध होता हो, द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे, उसका शक्ति गुणांक होगा R अपॉन, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आप लगा रहे हैं, 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज इक्वल टू 14 का रगड़ क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान क्या होता है? पीक करंट अपॉन रूट 2। 14 का राइट आंसर है बच्चा शिखर धारा का मान अपॉन रूट 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई Ln दिया गया है, ठीक है, और ज्यामितीय लंबाई Lg है। इसके बीच आपको रिलेशन बनाना है। चुंबक के चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच रिलेशन क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, सब सही हो रहा है, बिल्कुल सही बात है जैस्मिन। चलिए आंसर करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन बैंक भी पलट के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से मिलेगा। एकदम बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, इसलिए बिल्कुल सही से आंसर करें, एकदम टेंशन नहीं लेना है, सही से आंसर कीजिए। चलिए एक एक बच्चा का सही आंसर आना चाहिए। देखो चुंबक का चुंबकीय लंबाई Ln दिया गया है और ज्यामितीय लंबाई Lg दिया गया है, और इसमें पूछ रहा है कौन सा आंसर जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए सभी का आंसर सही आता हुआ। यहां से एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, यहां क्या होता है, Lm बराबर जो होता है बाबू वो होता है 5/6 Lg, 5/6 Lg। लेकिन यहां पे Lm नहीं देकर Lg दिया है, तो इसको उलट लेंगे। अगर Lg बराबर पूछेगा, ठीक है, तो 6 इधर चल जाएगा, है ना, 6 इधर चल जाएगा, 6/5 Lm हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आपको दोनों याद रखना है, Lm बराबर 5/6 Lg, कोई भी एक याद रखिएगा तो आप सही आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Lm पूछेगा तो ये देंगे, Lg पूछेगा तो ये देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 16। यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या सही होगा? Which of the following is correct for अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? इफ BH जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और डेल्टा जो है वो एंगल ऑफ डीप है। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 16 का राइट आंसर आ चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। चुंबक की तीव्रता की इकाई क्या होगी? द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चुंबकन तीव्रता की इकाई पूछा जा रहा है, चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होगी? चुंबकन तीव्रता की इकाई
17। चलिए याद रखिएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगर डेली क्लास में आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद होगा। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? चुंबकीय यामोत्तर क्या है? एक बिंदु है, एक रेखा है, एक क्षैतिज तल है, या एक ऊर्ध्वाधर तल है? चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आंसर कीजिए फटाफट, चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? चलिए याद रखेंगे 18 का सही जवाब आ चुका है। 18 का सही जवाब एक क्षैतिज तल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी हॉरिजेंटल प्लेन होता है ना, हॉरिजेंटल प्लेन होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? चलिए अब फटाफट से आंसर करेंगे। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी का आंसर देखिए सही आता हुआ। याद रखेंगे 90 का जो सही जवाब है वो है आपका, जो भी बच्चे ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखते हैं, समान आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी, द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस। नॉर्मल आई लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ये सभी को पता होना चाहिए, 20 नंबर। ठीक है, फोकल लेंथ, समान आंख की फोकस दूरी क्या होती है? अब आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। फोकल लेंस क्या होती है? फोकल लेंस पूछ रहा है, गलती मत करना, फोकल लेंस पूछ रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ ए नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, देखो जब फोकस दूरी पूछेगा तो फोकस दूरी आप 2 सेंटीमीटर के साथ जाइएगा, लेकिन आपसे लिस्ट डिस्टेंस पूछेगा, न्यूनतम दूरी पूछेगा तो आप 25 सेंटीमीटर के साथ जाएंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। यहाँ पे पूछा क्या है? फोकल लेंथ पूछा है नॉर्मल आई का, उसका आपका 2 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये होता क्या है? आपसे पूछा जाएगा फोकल लेंथ होता क्या है। ये आई लेंस, देखिए आपका जो आई लेंस है, आंख का जो लेंस है, और आपका रेटिना है ना, और रेटिना, इसके बीच की दूरी ही होती है फोकल लेंस। ठीक है, तो आई लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है ना, वो 2 सेंटीमीटर होती है, वही समान आंख लेंस का फोकस दूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हीरा का क्रांति कोण क्या होता है? क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज, हीरा का क्रांति कोण क्या होता है? क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, हीरा क्रांति कोण पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में। याद रखेंगे हीरा क्रांति कोण क्या होता है? वो होता है आपका 24.41 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं आप सभी का आंसर सही है। चलो एकदम देखिए, अगर पूरी तैयारी करेंगे, डेली क्लास में आएंगे तो बहुत अच्छा आप हो जाएंगे, भले ही आपकी तैयारी कुछ भी न हो। द संपर्कित उत्तल लेंस के समतुल्य लेंस क्या होता है? द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्टेक्ट इज, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है? दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार या समतलावतल? 22 का आंसर करेंगे बच्चे। दो संपर्कित लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है? चलिए याद रखिएगा, इसका सही जवाब है कन्वेक्स होता है ना, कन्वेक्स। जो भी ए के साथ गए सभी का आंसर सही है, ए वाले। चलिए जबरदस्त तरीके से सही हो चुका है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है? प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत पूछा गया है आपसे। प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत, अगर आपका क्लास छूट जा रहा है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी क्लास का लिंक जो है वो टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है, क्योंकि यूट्यूब जो है आजकल नोटिफिकेशन जल्दी नहीं भेजता है ना, इसलिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा
टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, या आप टेलीग्राम डाउनलोड करके वहां पे आप अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च करेंगे तो भी आप मिल जाएंगे। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत 23, ये क्या करता है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं। चलिए अगला सवाल, समान आंख के स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए अब आ गया लिस्ट डिस्टेंस, है ना, उसमें क्या था, फोकल लेंथ पूछा गया था, अब पूछा है लिस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका आंसर लगाओ, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ दिया, जो कंफ्यूजन था आप लोग को, है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं ये कि 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगला सवाल, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही है, प्रकाश की किस घटना के कारण इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है या इंद्रधनुष बनता है। Which of the following phenomena of light is correct for the formation of rainbow, है ना, इंद्रधनुष बनने का प्रकाश की कौन सी घटना होती है, तो याद रखेंगे सही जवाब है वन विक्षेपण, जिसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक एक होता है तरंगदैर्घ्य, जिसे लैम्डा सूचित करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसे हम म्यू से सूचित करते हैं। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हाई होता है। तो इसमें क्या पूछा है, कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होगा, है ना, तो आपको पता है ना, कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विनाशीकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, द पथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विनाशीकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, द पथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 27 में अब आंसर करेंगे बच्चे, चलिए याद रखिएगा, अगर याद नहीं है तो बहुत अच्छे, देखिए आंसर कुछ लोग कर भी रहे हैं, 2n+1 लैम्डा बाई 2, यानी बी के साथ जो भी बच्चे गए हैं आप सभी का आंसर सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की प्रकृति को कौन सी घटना पुष्टि करती है। Which of the following phenomena confirm the transverse wave of nature of light? प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग प्रकृति को कौन घटना पुष्टि करता है, परावर्तन, वन विक्षेपण, व्यतिकरण या ध्रुवीकरण। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना है, अनुप्रस्थ रंग प्रकृति को कौन घटना पुष्टि करता है, 28। चलिए उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी बच्चे गए हैं आप सभी का आंसर सही है, पोलराइजेशन। चलिए अगला सवाल, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अवरोध के किनारे से अगर प्रकाश मुड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। चलिए अब आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना, ऐसे प्रकाश जा रहा है, ठीक है, और यहां पे क्या किया, फटाक से मुड़ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं। चलिए 29 याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी डिफ्रैक्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर बी डिफ्रैक्शन बोलते हैं, अपनी राह से भटक जाना। चांदी का कार्यफलन क्या होता है, चांदी का कार्यफलन पूछा गया है, चांदी का कार्यफलन क्या होता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2, 6.5 या 4.7। चलिए अब आंसर करेंगे फटाफट तरीके से, चांदी का कार्यफलन पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन में। चलिए याद रखिएगा, वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर कितना होता है, ये होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। राइट आंसर होगा 30 का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, प्लांक नियतांक का, प्लांक नियतांक, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट
इतना याद रखिएगा, जो डेली क्लास में आ रहे हैं, जैसे ही आपका 1000 ऑब्जेक्टिव आपके पास पूरा हो जाएगा, तब आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लोगे, कोई भी सेट उठा लोगे, अपने कोचिंग क्लास कहीं का भी कोई भी मार्केट का सेट उठा लोगे, बिल्कुल आप 70 to 80% स्कोर करोगे। बस 1000 ऑब्जेक्टिव का जो मैं सेशन चला रहा हूं लाइव यूट्यूब पे आप जो देख रहे हैं, ठीक है, पूरा क्लास कीजिएगा, 2 से 3 महीने में आपकी एक्यूरेसी इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप धड़ाधड़ सेट मारने लगेंगे। ठीक है, कोई भी सेट, क्वेश्चन बैंक तो ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे। चलिए 31 का आंसर लगाएंगे। याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। बस आपको डेली क्लास में आना होगा, एक दिन भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। क्लास की टाइमिंग आपके स्क्रीन पे दिख रही है, शाम के 7 बजे से। चलिए अगला सवाल, फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है? फोटोन का गतिक द्रव्यमान पूछा जा रहा है, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। चलिए आंसर लगाएंगे, फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है? चलिए फोटोन का गतिक द्रव्यमान की बात की जाए तो इसका मान होता है h/c लैम्डा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कौन श्रेणी परावैगनी परिसर में है? कौन सी श्रेणी परावैगनी परिसर में है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज अल्ट्रावायलेट रीजन? अल्ट्रावायलेट रीजन की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 33 में अल्ट्रावायलेट रीजन की बात की जा रही है। कौन सी श्रेणी जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ती है? 33 देखो, लाइमन श्रेणी की बात कर जाए, लाइमन श्रेणी जो है वो आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सी घटना एप्लीकेबल नहीं है? न्यूक्लियर फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना, परमाणु घटना या स्वतःस्फूर्त घटना? 34 देखिए, न्यूक्लियर एक्टिविटी की बात कर ली जाए, है ना, रेडियो एक्टिविटी की बात कर ली जाए, इसके लिए प्राकृतिक घटना, नेचुरल फिनोमेना का होना कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई वो कारण नहीं बनता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन? बहुत तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 35 का आंसर करेंगे। देखिए बीटा रे बहुत फास्ट चलती है ना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, एकदम बिटबिटा के चलती है। जैसे ठंड में बिटबिटाने लगता है आपका दांत, उसी तरीके से बीटा रे जो है एकदम बहुत फास्ट चलती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज 36 का आंसर लगाइएगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, हीलियम नाभिक होता है या हाइड्रोजन नाभिक होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 36 का आंसर। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे अल्फा पार्टिकल जो है वो भी आपका हीलियम न्यूक्लियस ही है ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, प्रेसी एंटीना की प्रास दी गई है आपसे, एंटीना की प्रास डी है, टावर की ऊंचाई h है और पृथ्वी का रेडियस r है। तो बोल रहा है कि d बराबर क्या होगा? ठीक है, रेंज दिया गया है d स्मॉल d, हाइट दिया गया है स्मॉल h और रेडियस दिया गया है कैपिटल R। तो बोल रहा है d का मान बताइए। तो याद रखिएगा d बराबर क्या होता है? √2h। सही जवाब होगा 37 का, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है। चलिए अगला सवाल, मूल अवस्था में हाइड्रोजन की परमाणु की ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर लगाएंगे। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, 38 नंबर क्वेश्चन। चलिए याद रखेंगे सही जवाब है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ गई यहां पे। अगला सवाल क्या है, जब अपद्रव्य को
जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है? When an impurity is dropped in intrinsic semiconductor, its conductivity. जब अपद्रव्य को किसी नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या हो जाएगी? क्या बढ़ जाएगी, घट जाएगी, समान रहेगी या शून्य हो जाएगी? 39 नंबर क्वेश्चन में आंसर करेंगे, है ना, बढ़ जाएगी। चलिए बहुत अच्छे, जैसे ही डालेंगे उसकी अर्धचालक की चालकता जो है वो बढ़ जाएगी। चलिए अगला सवाल, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक नॉर गेट, और गेट, एंड गेट, ये सभी आपको पता होगा। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, नॉर गेट, 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छे, 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, अर्धतरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए कौन सही निर्गम आवृत्ति है? Which of the following is correct output frequency for input frequency 50 हर्ट्ज in half wave rectification? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अब एग्जाम में याद रखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है इसमें, है ना, दो तरीके से पूछता है। जब आपका अर्धतरंगी पूछे तो सेम का सेम हो जाएगा। ठीक है, अर्धतरंगी दृष्टिकोण पूछा है तो सेम का सेम कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, द्विआधारी संख्या दिया गया है, इसे बोल रहा है दार्शनिक संख्या में बदलने के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन में, 42 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए सबका आप निकालेंगे तो बोलिए, जैसे कि अगर हम 30 का निकालें तो यहां पे देखिएगा, है ना, कितना, ठीक है, इस तरह से आप निकालिए सारा का सारा एकदम आराम से, और देखिए किसका आपका ये आ रहा है 42। चलिए बहुत अच्छे, 30 का ही आ रहा है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखो यहां पे निकालोगे बच्चा 30 का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आएगा, रिमेनिंग 1। इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ जितने बच्चे गए सभी का आंसर सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं आप सभी का आंसर जबरदस्त तरीके से सही है। चलिए अगला सवाल, एक्सीलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है? जिसे एग्जाइट जीरो भी बोलते हैं और एक्सीलेंट नॉट भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? 44 नंबर क्वेश्चन, 44, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है ये, याद रखेंगे। ये है आपका 8.854 इंटू, है ना, 10⁻⁻, चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है। एक्सीलेंट नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्सीलेंट नॉट। चलिए आप लोग सभी निकालते रहिए, है ना, 10⁻⁻12 होता है बच्चा। ठीक है, 10⁻⁻12 होता है, एकदम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए कौन सा सही होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए 1 डिवाइस जो है वो किसके इक्वल होता है? 45 का आंसर करेंगे। 1 डिवाइस जो है वो किसके इक्वल होता है? 45 नंबर क्वेश्चन, 1 डिवाइस जो है किसके इक्वल होता है? चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। 1 डिवाइस इज इक्वल टू, चलिए बिल्कुल सही जवाब है। जो भी बच्चे एक ही साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पूछा गया है। ए और बी के बीच कैपेसिटी दिया गया है, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी 46। चलिए ए और बी के बीच, बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा C/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। कौन सा संबंध सही है। अब 1a की वैल्यू पूछा जा रहा है, इसमें बोल रहा है कौन सा संबंध सही है 47। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, कौन संबंध सही है। अब यहां पे पूछा गया है आपसे धारा घनत्व का मान क्या होता है। धारा घनत्व 48 नंबर पूछा है। करंट डेंसिटी का मान क्या होता है, करंट डेंसिटी 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छे, करंट डेंसिटी का मान ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से सही हो चुका है ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे प्रतिरोध के लिए संबंध पूछा गया है आपसे। प्रतिरोध के लिए कौन सा संबंध सही होता है, क्वेश्चन नंबर 49। हर दिन आप 70 से 80 क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए और सोचिए कि अगर आप 70 गुना अगर 30 भी करते हैं तो एक महीने में आपकी क्वेश्चन कितना हो जाता है, 2100 क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त हो जाएगी, है ना। चलिए 49 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं जबरदस्त तरीके से सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, आई की वैल्यू पूछा गया है, ये फिगर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर लगाएंगे। क्या बात है, तेजी में आंसर करते हुए बच्चे सी के साथ जा रहे हैं। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे, शानदार। अगला सवाल, विभव मापी से निम्नलिखित में क्या मापते हैं। विभव मापी से आप क्या मेजर करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, प्रतिरोध, धारा, सेल का ईएमएफ या इनमें से कोई नहीं। 51 देखिए पोटेंशियोमीटर की बात कर ली जाए तो पोटेंशियोमीटर से हम ईएफ मेजरमेंट करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ईएमएफ मेजर करते हैं, है ना। अगला सवाल, 1 किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। 1 किलोवाट एच, 52 का आंसर करेंगे। 1 किलोवाट एच का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा 1 किलोवाट एच, 1 किलोवाट घंटा, ये आपसे पूछा गया है कितना होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का सही जवाब है। अगला सवाल, एक टेस्ला का मान पूछा है। एक टेस्ला का वैल्यू क्या होता है, 1 टेस्ला। 1 टेस्ला की वैल्यू क्या होती है, 1 टेस्ला की वैल्यू 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए याद रखिएगा 1 टेस्ला जो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 टेस्ला क्या होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और जो भी बी के साथ गए आप सभी का आंसर सही है, इसी तरीके से आंसर करते रहें। चलिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स 54 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स। चलिए 54 का राइट आंसर एकदम जबरदस्त तरीके से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। विद्युत चुंबकीय तरंग 4 ऑप्शन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद आंसर लगाएंगे। गलत हो जाता है कोई बात नहीं, आप जो मैं सही आंसर दे रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस डेली क्लास में आइए, जबरदस्त तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। 55 चलिए बहुत अच्छे आंसर आ चुका है, जितने बच्चे बी के साथ गए हैं बहुत अच्छे, शानदार। चलिए अगला सवाल, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। फोटोन का ऊर्जा क्या होता है, फोटोन का ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा गया है आपसे कि आखिर फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 56 नंबर क्वेश्चन में आंसर लगाइए। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एकदम याद रखिएगा, फोटोन की ऊर्जा E बराबर जो है वो आपका H। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी बताएं तुरंत थोड़ी देर पहले। चलिए 57 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57।
क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, -19, 10 के पावर -19 होता है ना? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सही है? बाइनरी डेसिमल 58, 7 का निकालिएगा, 3 दूना 6, 1 है ना, 111 58। चलिए बहुत अच्छे, एक के साथ बच्चे गए हैं, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल 59, द्विआधारी योग के लिए कौन सही नहीं है? द्विआधारी योग के लिए कौन सही नहीं है? द्विआधारी बाइनरी एडिशन के लिए क्या सही नहीं है? तो बाइनरी एडिशन के लिए सही नहीं है 1 + 1, डी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सही नहीं ये पूछ रहा था। चलिए अगला सवाल, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी N1 है और N2 दिया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी दिया गया है, तो पूछ रहा है क्या होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? तो आपको हमेशा याद रखना है सेकेंडरी जो है बड़ा होता है प्राइमरी से, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, N2 इज ग्रेटर देन N1। नेक्स्ट, हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी जो है विजिबल रीजन में पड़ती है? विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन विजिबल रीजन? थोड़ी देर पहले हम परावैंगनी का बताए थे जो कि लाइमन हुआ था, लेकिन जब दृश्य भाग की बात की जाए, 61 में, तो वो आपका बामर श्रेणी होता है। बामर श्रेणी जो है वो आपका दृश्य भाग में पड़ता है और लाइमन श्रेणी जो है वो आपका परावैंगनी भाग में पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा बामर सीरीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी? आपको पता है कि शक्ति जो होता है वो फोकस का क्या होता है? उल्टा होता है, 1/f, ठीक है। अब यहां से बताइएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो शक्ति क्या होगी? 62, बिल्कुल सही जवाब है, 1 डायोप्टर है ना, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए। चलिए अगला सवाल, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या सही होगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, which of the following is correct for compound microscope? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या सही होगा? 63 का आंसर लगाएंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, चलिए आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं, जबरदस्त तरीके से सही जवाब है। अगला सवाल, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण पूछा जा रहा है 64 में, तो याद रखिएगा पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में कौन भौतिक राशि नहीं बदलती है? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, तो कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती है? 4 ऑप्शन दिए गए 65 में, अब आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, यदि हवा में प्रकाश का वेग दिया गया है, पानी में प्रकाश का वेग दिया गया है, तो क्या होगा? हवा और पानी में प्रकाश का वेग है 66। चलिए बहुत अच्छे, हवा में प्रकाश का वेग पानी के प्रकाश के वेग से क्या होता है? अधिक होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, जल के लिए क्रांति कोण पूछा गया है? क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, जल के लिए क्रांति कोण क्या होता है? क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एच 67। याद रखेंगे जल का जो क्रांति कोण होता है 48.75 होता है, ये जल का नहीं है, ये कांच का है, ठीक है। सही जवाब है 48.75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर पूछा गया है, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है? 68 नंबर क्वेश्चन। चलिए याद रखेंगे रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर
इंटेंसिटी ऑफ स्पैटर्ड लाइट, प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता के लिए कौन सही है? 69। चलिए हमेशा याद रखेंगे, राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं। अगला सवाल, कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल शेडेड ग्लास स्लैब इज। कांच के सतह पे समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिमेंटिक क्वेश्चन किए हैं। क्या है कि अगर आप भी इंटर परीक्षा 2024 में 90% मार्क्स लाना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन सेटर से बनवाया गया क्वेश्चन ही पढ़ें, जो कि उसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। 90% मार्क्स दिलाने वाला असाइनमेंट ले और एग्जाम में जाके तहलका मचा दे, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। इसे लेने के लिए आपको करना क्या है, तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका अवेलेबल है। ठीक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हिंदी इंग्लिश या और सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 1000 रुपये लग जाते हैं, और वहीं सभी सब्जेक्ट का लेते हैं तो 1300 रुपये लगता है। कोई एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो आपको 400 रुपया में कोई एक सब्जेक्ट मिल जाता है, और वही हिंदी इंग्लिश का लेते हैं तो 400 में दोनों मिल जाता है। लेने के लिए आपको इस नंबर पे 9504510500 पे, इस नंबर पे आपको सारे पेमेंट जो है वो करने हैं फोन पे या गूगल पे के माध्यम से। पेमेंट के जस्ट बाद आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, और इस असाइनमेंट को व्हाट्सएप पे ही आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकलवा के भी आप पढ़ सकते हैं। ध्यान देंगे, इसके अलावा एग्जाम में आपको कुछ नहीं पूछेगा, सारा क्वेश्चन आपके इसके अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ये आपका जो असाइनमेंट तैयार किया गया है वो बिहार बोर्ड को क्वेश्चन सेटर से तैयार करवाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं। तो इसके अलावा एक भी क्वेश्चन पूछने के कोई चांसेज ही नहीं है। तो जबरदस्त इसका फायदा उठाइए और एग्जाम में जाके तहलका मचा दीजिए।